आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। क्योंकि अक्सर सम्राट जो होते हैं वो युद्ध करके ही किसी को जीतते हैं, और अगर वो बाद में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के बजाय वो युद्ध का त्याग कर दे तो इसलिए उसे अनोखा ही कहा जाएगा, क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखा नहीं जाता है। तो आइए हम जानें कि ये किस प्रकार से अनोखे थे। देखिए, आप लोग जब किसी नोट को देखेंगे तो उसमें आप ये देखते होंगे कि उस पे शेरों के चित्र होते हैं। तो ये जो शेरों का चित्र है, इसका एक लंबा इतिहास है। पत्थरों को काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था, जिसके बाद सारनाथ के स्तंभ के बारे में हमने अध्याय 7 में पढ़ा है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। अभिलेख क्या होता था कि ये वो संदेश होता था या आदेश होता था जो कि सम्राट के द्वारा किसी पत्थर पे गुदवाए जाते थे। इसके पहले हम यह जानें कि अभिलेखों में क्या लिखा है। ये समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो राज्य को साम्राज्य कहने का मतलब है सम राज्य, यानी कि सार्वभौम सत्ता। सार्वभौम सत्ता का मतलब होता है कि एकाधिकार। अगर हम कई सारे राज्यों को जीत कर अपने राज्यों में मिला ले और उस पर हमारा एकमात्र अधिकार हो तो उसे हम कहेंगे साम्राज्य। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त भी था, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त को अच्छी तरीके से शिक्षित करने का कार्य इन्होंने किया था। चाणक्य ने कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलता है। अर्थशास्त्र यानी कि आज हम इसका प्रयोग करते हैं इकोनॉमिक्स के तौर पे, लेकिन यहाँ पे ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स ना होके ये पॉलिटिकल साइंस की किताब थी, यानी कि राजनीति शास्त्र की किताब थी, राजनीति से संबंधित किताबें थी। अब जानते हैं वंश क्या होता है। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, जिसके बारे में यह अध्याय दिया हुआ है। आइए हम आगे जानते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। अब साम्राज्य में बहुत से नगर थे, ये देखिए जरा। इनमें मुख्य नगरों की अगर बात करें, ये प्रांतीय राजधानी, मुख्य राजधानी तो पाटलिपुत्र था, प्रांतीय राजधानी तक्षशिला और उज्जैन इनका था। ये बहुत बड़ा साम्राज्य है। और ये जो लाल डॉट आप देख रहे हैं ये वह स्थल है जहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसको हम देखेंगे बाद में, अभी फिलहाल आगे देखते हैं। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। ये प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तक्षशिला, यहीं से इधर के तरफ आना जाना होता था। और उसके बाद आगे की अगर बात करें हम तो दूसरी तरफ उज्जैन, उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत आने जाने वाले रास्ते में पड़ता था। अगर उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाना हो तो इसी रास्ते से होके जाते थे। तो ये है उज्जैन। और शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। यहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। जीविका यानी कि रोजी रोटी चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे, यानी कि अलग अलग उनके ड्रेसेस भी होते थे।
राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, इसको समझते हैं। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। अब ये जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, वो बहुत बड़ा था। इसमें प्रशासन किस प्रकार चलता था, आइए उसको देखते हैं। साम्राज्य का प्रशासन बहुत बड़ा होने के कारण पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह था कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। यानी कि राजा के अंदर अधिकारी होते थे जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों को सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक जो था, संदेश यानी कि मैसेंजर जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जो जासूस होते थे यानी गुप्तचर होते थे, उनके एक्टिविटीज़ यानी कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के अंदर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, यानी कि इन क्षेत्रों पर तक्षशिला और उज्जैन पर पाटलिपुत्र से नियंत्रण होता था, यानी जो जहाँ पे सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। और अक्सर राजकुमारों को तक्षशिला और उज्जैन में राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। मार्गों और नदियों पर, क्योंकि मार्ग यानी कि रास्ते और नदी भी जल मार्ग ही था, कोशिश करते थे, जो कि आवागमन यानी कि आने जाने के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। अब ये नजराना क्या है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। यानी कर ये फिक्स था, ये नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था, इसको देना ही देना है। लेकिन नजराना क्या होता था कि जिसको लोग अपने स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से देते थे। अब आगे की बात करते हैं। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। अब आगे हम पढ़ें अशोक एक अनोखा सम्राट। उससे पहले हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में विदेशियों के क्या विचार थे। यहाँ पे जो आप लेख ये देख रहे हैं, ये यूनान के राजा थे सेल्यूकस निकेटर। उनका राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के क्षेत्र से आया था। उन्होंने एक विवरण दिया और उन्हीं विवरण का एक अंश यहाँ पे दिया गया है। सम्राट का जनता के सामने आने वाले अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत यानी कि उसे सुशोभित सजे हुए हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित यानी कि पूरी तरीके से ट्रेंड तोतों का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं
वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, यानी कि अलग अलग कमरे में सोते थे। अब इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा है? पाटलिपुत्र जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। प्राचीर यानी कि ऊंची जो दीवारें होती थी, किले जो होते थे उन्हें प्राचीर कहा जाता था, जिनमें 570 बुर्ज यानी कि गुंबद और 64 द्वार यानी कि दरवाजे, 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत यानी कि सजाया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों यानी बगीचों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है, यानी चारों तरफ चिड़िया, उद्यान इत्यादि, यानी कि पूरी तरीके से प्राकृतिक रखने का प्रयास किया गया था। अब जानते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। यह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। उसी में से एक अभिलेख इनका यह दिया हुआ है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बातें कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। यानी कि अशोक राजगद्दी पर बैठने के 8 साल के बाद कलिंग के ऊपर विजय किया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ, यानी कि अशोक को बहुत अधिक दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण यानी कि भिक्षुक या बौद्ध धर्म के अनुयायी जो होते हैं उन्हें श्रमण भी कहा जाता है। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासों और मृतकों के प्रति यानी कि मरने वालों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन, धम्म यानी कि यह धर्म का प्राकृत रूप है, तो धम्म पालन करने तथा एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। यानी कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना ज़्यादा अच्छा है किसके मुकाबले? किसी को बलपूर्वक यानी कि ज़बरदस्ती अगर जीता जाए। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ। उत्कीर्ण मतलब उसको गुदवा रहा हूँ कि मेरे बाद यानी कि अशोक के बाद जो उनके बेटे या उनके पोते जो राजा बनेंगे वो भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ावा देना चाहिए। अब आगे की बात करते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। आइए देखते हैं मानचित्र में। ये देखिए, ये है कलिंग। कलिंग उड़ीसा का तटवर्ती राज्य है। अब आगे इसमें देखें तो अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर यानी कि युद्ध से होने वाली हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से बेतृष्णा यानी घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब जानते हैं कि अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे, डायरेक्शन दे। ये बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे और कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों में कि ये बौद्ध धर्म को बाद में अपना भी लिए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों
और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, यानी कठोर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। यानी कि अलग अलग तरह के झगड़ों को निपटाने के लिए धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जो अलग अलग जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। अब देखिए जरा हम इस मानचित्र 6 को देखते हैं, अगले इस पाठ के बाद दिया हुआ है। देखिए सीरिया और मिस्र ये वाला हिस्सा है। यहाँ पे जहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा मिस्र का है। और उसके बाद इधर ये जो कैस्पियन सागर का इलाका है, इधर मध्य एशिया से, और ये टिग्रिस नदी के आसपास भी इन्होंने शायद भेजा था। तो ये सब एरिया है। अब आगे देखते हैं। इसमें उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अलावा उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की, यानी कि उसके मेडिकल की सुविधा भी उन्होंने दिया। अब आगे देखिए, यहाँ अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, यानी कि यज्ञ इत्यादि करते हैं। यह कर्मकांड किसी काम के नहीं है, ऐसा अशोक का मानना था। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने, वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है कि ये ऐसे रीतियाँ हैं कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बात गलत है। यानी कि अपने धर्म की प्रशंसा करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना, ये दोनों ही बात गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है, तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। और ये बातें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है कि उनके धर्मादेश, यानी कि अशोक के धर्म के आदेश जो थे, वो आज भी इससे हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो बातें हैं इनकी, ये आज भी पूरी तरीके से प्रासंगिक है, आज भी महत्व की है। ब्राह्मी लिपि के साथ साथ और भी देखिए आधुनिक लिपियां हैं जो इस समय चलती है। ब्राह्मी लिपि में और इस प्रकार लिखा जाता था, देवनागरी में इस प्रकार लिखा जाता है, बांग्ला में इस तरह लिखा जाता है, मलयालम में इस तरह लिखा जाता है, तमिल में इस तरह लिखा जाता है, और इसी के तरह से तिरहुता लिपि में भी लिखी जाती है, जो कि मैथिली भाषा की लिपि है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जिस समय मौर्य साम्राज्य था, उससे पहले क्या हुआ। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है और इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा।
हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया इससे अलग था। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम और उत्तर के भाग में, उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर के भाग और उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। इसके बारे में अध्याय 11 में पढ़ेंगे कि आखिर ये कैसे अंतिम शक शासक कौन थे, या फिर कैसे इन पे गुप्त साम्राज्य का शासन हुआ। शकों के बाद कुषाणों, जो कि लगभग 2000 वर्ष पहले तक शासन किया, इसके बारे में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की, और ये जो राज्य था इसमें जो विभिन्न शासक हुए इनके उत्तराधिकारी, इसलिए इनके वंश को शुंग वंश कहा जाता है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना हुई, और इसके बाद भी कई सारे वंश की स्थापना हुई, जो कि लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना के समय तक रही। हमने देखा पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पहले के बीच चोलों, चेरों और पांड्यों का शासन हुआ। यानी कि 2200 साल से 1800 साल पहले की बात है ये। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों यानी कि पांडुलिपि जो हस्त से लिखी हुई किताबें होती है, पेजेस होते हैं, उनको पांडुलिपि कहा जाता है। पुस्तकों से पता चलता है इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, जो कि आप इधर मानचित्र 6 में इधर देख सकते हो, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, इन सब हिस्सों की बात यहाँ पे हो रही है। के समुद्री रास्ते भी खुले, मंदिरों, स्तूपों तथा इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब देखो जरा हम इसमें देखें कि मौर्य साम्राज्य के बाद कुछ स्थानों पर हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। फिर उसके बाद वहाँ पे शक का शासन हुआ, फिर कुषाणों का शासन हुआ, और कुषाणों के बाद गुप्त शासन हुआ। कुछ इलाकों में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, फिर कण्व वंश की स्थापना हुई, फिर जैन और बाकी अन्य वंशों की स्थापना हुई, फिर बाद में गुप्त वंश की स्थापना हुई। फिर कुछ अगर बात करें तो 2100 साल पहले सातवाहन राज्य की स्थापना हुई, यानी कि सातवाहन राज्य की स्थापना हुई, और पश्चिम भारत में वाकाटक वंश की स्थापना हुई। 2200 से 1800 साल पहले चोल, चेरा और पांड्य के
स्थापना हुई, फिर 15 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों की स्थापना हुई। यानी कि देखिए, अगर इसका क्रम आपको पूछा जाता है तो क्रम में आप इसी क्रम में रखेंगे। सबसे पहले मौर्य, फिर है शक, फिर है कुषाण, फिर है गुप्त, फिर उसी समय में शुंग है बीच में, और शुंग के बाद है कण्व के बाद है सातवाहन के बाद है दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य, और 1500 साल पहले दक्षिण भारत में ही पल्लव और चालुक्य 2 बड़े राज्य थे। तो इस तरीके से इनकी जानकारी हमें इनके सिक्कों से, जैसे सातवाहन का सिक्का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सातवाहन का सिक्का है। ये शक वंश में जारी किए गए सिक्के थे इस तरह के, और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये कुषाण वंश का सिक्का है, और हिंद यवनों ने अपने सिक्के इस तरीके के जारी किए थे। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।